हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक कंसिडरेशंस एंड वेरियस एम्स ऑफ food processing and preservation. Okay, so the next topic of this subject is degree of perishability of unmodified foods. So first of all you must know, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पेरिशेबिलिटी ऑफ अनमॉडिफाइड फूड्स का मतलब क्या है। डिग्री मतलब मात्रा, पेरिशेबिलिटी ऑफ अनमॉडिफाइड फूड्स की मात्रा मतलब पेरिशेबिलिटी हम उस चीज़ को कहेंगे कि पेरिशेबिलिटी हम उस चीज़ को कहेंगे जैसे भंगूर की हिंदी पेरिशेबिलिटी को बोलते हैं भंगूरता, या किसी चीज़ को हम वर्ड देना कि वो कब ख़राब होगा, उसकी एक लिमिट, कब ख़राब होने की लिमिट है। ठीक है, इसमें हमारे 3 टाइप्स के फूड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेरिशेबल फूड, सेकेंड वन इज़ सेमी पेरिशेबल फूड्स एंड द थर्ड वन इज़ नॉन पेरिशेबल फूड्स। ओके, पेरिशेबल फूड्स are those which are likely to be spoiled, decay or become unsafe or unfit to consume if not kept in refrigerators. Okay, so the perishable foods वो होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हमारे लिए फिट नहीं होते हैं खाने, कंज्यूम के लिए, ह्यूमन के लिए फिट नहीं होते अगर हम उनकी देखभाल ना करें, उनको हम लोग फ्रिज में ना रखें तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क वगैरह, इसमें ये सब आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सेमी पेरिशेबल फूड्स। सेमी पेरिशेबल फूड्स भी हम उनकी भी एक लिमिट होती है, शेल्फ लाइफ की लिमिट होती है, लेकिन उन्हें हमको फ्रिज वगैरह में नहीं रखना होता है। दे डोंट नीड एनी रेफ्रिजरेशन बट स्टिल हैव अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ, लेकिन इनकी भी शेल्फ लाइफ कम होती है पेरिशेबल फूड से ज़्यादा, बट नॉन पेरिशेबल फूड से कम। इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं ऑनियन, पोटैटोज एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज नॉन पेरिशेबल फूड्स। नॉन पेरिशेबल फूड्स, दीज आर ऑल्सो डिटोरिएट बट वेरी स्लोली, दैट दे आर कॉल्ड नॉन पेरिशेबल। ऐसा कोई फूड नहीं है जो कि कभी ख़राब ना हो, लेकिन इसको नॉन पेरिशेबल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस में इसका डिटोरिएशन होता है, ये बहुत लंबे समय के बाद ख़राब होता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके नट्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स एक्सेट्रा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस फूड में हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो एक वाटर एक मीडियम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, इसलिए जो पेरिशेबल फूड्स हैं उसमें आप एग्जाम्पल से ही आपको लग रहा होगा इसमें वाटर कंटेंट कितना है। मीट, फिश, पोल्ट्री या मिल्क वगैरह या कोई भी आपका लिक्विड कंटेंट जो हम ज़्यादा समय तक इसको पेरिशेबल इसको प्रोटेक्ट नहीं रख सकते, इसको प्रिजर्व नहीं रख सकते, तो इसको हम बहुत कम समय तक ही प्रिजर्व रखते हैं। और जो सेमी पेरिशेबल है इसमें आपको एग्जाम्पल्स में दिख रहा होगा कि इसमें जो वाटर कंटेंट है बट एक अमाउंट में है, एक कम अमाउंट में, इसलिए इसका जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ा ज़्यादा है पेरिशेबल से। नॉन पेरिशेबल जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है वो क्यों है, क्योंकि जो इसमें एग्जांपल्स हैं नट्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, इसमें वाटर कंटेंट या तो नहीं है या है तो बहुत कम है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होती। इसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिग्री ऑफ पेरिशेबिलिटी ऑफ अनमॉडिफाइड फूड्स में, पेरिशेबल फूड्स में आता है कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ perishable foods, causes of spoilage and deterioration of perishable foods. Okay, perishable foods के क्या ख़राब होने के क्या क्या कारण हैं, इसमें काफ़ी कारण हो सकते हैं। दैट फर्स्ट वन इज़ फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज में आपके पास आ जाता है जो कि बाहरी जो उसमें कॉज होते हैं, जैसे प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग के दौरान जो भी उसमें कमियाँ या जो भी उसमें कॉज आ जाते हैं, उस वजह से स्पॉइलेज हो सकती है। फिर उसके पास जैसे कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आपके पास इसमें कहीं कारण आ सकते हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स और आपका जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो वो क्लीन है नहीं है, तो उस वजह से आपका स्पॉइलेज हो सकता है। फिर आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। जब हम लोग प्रोडक्शन के बाद जब हम प्रोसेस फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो उसमें काफ़ी डैमेज हो सकता है, बाहर से एयर बैरियर प्रोटेक्शन उसकी काफ़ी ज़रूरी होती है।
उसके बाद आपकी अब आ जाता है रिटेलिंग्स, उसे इधर उधर रिटेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब भी वो स्पॉइलेज के चांसेस होते हैं। फिर हम लोग जब उसको कंज्यूम करते हैं तब भी उसके काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो स्पॉइल हो रहा है। कंज्यूमिंग के टाइम पे भी हम कुछ चीज़ कंज्यूम करते हैं, कुछ नहीं करते, तभी उसका स्पॉइलेज होता है। फिर इसमें चेंज इन टेम्परेचर, वाटर एक्टिविटी, ये सारे इसमें जो रीजंस हैं, फिजिकल कॉजेज़ हैं ये आपके पेरिशेबल फूड्स के। द नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल कॉजेज़। बायोलॉजिकल कॉजेज़ मतलब जो हमें प्रकृति या जो हमें नेचर से इसके जो कॉजेज़ हैं वो ये पेस्ट, इंसेक्ट्स, इन सब चीज़ों से हमें ये कॉज हो सकता है हमारी जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्रोडक्ट की या किसी भी रॉ मटेरियल की हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसमें हम पेस्ट, इंसेक्ट्स ये सब इसमें रहते हैं, तो वो सॉइल, वाटर, एयर वगैरह से आके उसमें कॉज कर सकते हैं, स्पॉइलेज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ द कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया अगर फूड पे आ जाए तो वो भी एक स्पॉइलेज उसका कर देता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड्स वगैरह को कन्वर्ट करके उसको हार्मफुल बना देता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। उसके बाद कॉज बाय यीस्ट। यीस्ट भी फूड कंटेनिंग, जिन फूड्स में हाई शुगर्स होती हैं, जैसे आपके पास सिरप्स हो गया या कुछ भी जिसमें हाई कंटेनिंग शुगर्स होते हैं, उसमें वो डिकम्पोजिशन कर देता है। एंड द लास्ट वन इज़ केमिकल कॉजेज़। केमिकल कॉजेज़ जो बाय वेरियस रिएक्शंस हो जाती हैं फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन है, वेरियस एंजाइमेटिक चेंजेस इसमें आपके पास आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन फैट्स एंड ऑयल्स को ख़राब कर देता है प्रोडक्ट के, जिससे वो रेंसिड हो जाता है फूड और वो अनफिट हो जाता है हमारे कंजप्शन के लिए। वो भी इसमें बहुत बड़ी स्पॉइलेज हो जाती है, या इसमें काफ़ी ब्राउनिंग इसमें हो जाती है, ब्राउनिंग वगैरह हो जाते हैं। तो ये आपकी कॉजेज़ ऑफ स्पॉइलेज एंड डिटोरेशन ऑफ पेरिशेबल फूड्स हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक्स हो गए हैं। एंड फॉर फर्दर टॉपिक्स, आगे के टॉपिक्स के लिए आपको मेरा 3rd पार्ट विजिट करना होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन कमेंट मी इन माई इनबॉक्स, and please share this video, please like this video, and also subscribe to my link. Okay, so thank you, enjoying.